तो गाइज मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ और आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाउ टू क्रैक गेट इन अ लास्ट 20 days और इन अ मंथ। सबसे पहले क्या है कि कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट की कट ऑफ कैसे जाती है, क्या रहता है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। शायद आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे दे कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है अभी जो कि फैब में है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स सबको पता है कि 15 मार्क्स की आती है और क्यूए की भी बात करूं तो वो भी 15 मार्क्स का रहता है। तो सेम टाइम पे अगर मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कितना पैटर्न रहता है, कितनी क्या क्या चीज़ें रहती है, तो वो मेरे को समझना होगा। जैसे सबको पता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का जो क्वेश्चन रहता है वो अप्रोक्सीमेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ कि जो कि लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन रहता है जिसको अपन एलए बोलते हैं, जिसके अंदर कि अगर आप बात करेंगे कि रैंक वाला क्वेश्चन, रैंक वाला जो पार्ट है वो, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला क्वेश्चन 2+2 मार्क्स का कंज्यूम कर लेता है। सेम टाइम में अगर मैं बात करूं कि जो कि और सबसे तगड़ा जो पार्ट रहता है मेरा मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए उस पार्ट के ऊपर, वो क्या आ जाता है आपका कैलकुलस वाला पार्ट रहता है। तो कैलकुलस वाले पार्ट के अंदर क्या रहता है आपके कि कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाले प्रॉब्लम्स रहते हैं या फिर आपके कुछ इंटीग्रेशन के ऊपर प्रॉब्लम रहती है, जैसे डबल इंटीग्रेशन या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन की पार्ट की प्रॉब्लम रहती है। पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने देखा ही है एग्जाम के अंदर। और कुछ थ्योरम्स होती हैं जो कि आपकी लाइन सरफेस वॉल्यूम्स इंटीग्रल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके अंदर भी आपकी प्रॉब्लम आती है। साथ के साथ वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट भी इसके अंदर आता है। तो अप्रोक्सीमेट जो आपकी कैलकुलस है वो अकेले आपका 4 मार्क्स को कंज्यूम कर लेती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से 100% 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आता है जो कि आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स लाप्लास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लाप्ला अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो कि आपका बेसिक पार्ट है, अगर मैं उसको कवर करके चल रहा हूँ तो मेरा जो पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वो अच्छी तरीके से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो प्रॉब्लम बहुत टफ आती है। अगर मेरे को जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेरे को अच्छी तरीके से आता है, जैसे कि आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें से किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 100% क्वेश्चन आती है, मतलब कि 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आपकी प्रोबेबिलिटी से 100% आ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल मेथड है इसके अंदर आपके सिंपली 2 मार्क्स 100% पक्के होते हैं। कि अगर आपको यहाँ पे पता है कि सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है, सिम्पसन थर्ड फोर मतलब 3/8 रूल्स क्या होता है, सेम टाइम पे आपका ट्रापेजोइडल रूल क्या होता है। तो सेम टाइम पे अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि अगर मेरे को मैथमेटिक्स में कहाँ से मार्क्स उठाने हैं, किस तरीके से करना है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर मैं बात करूँगा तो टफ प्रॉब्लम रहती है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को करें अगर लास्ट 20 डेज में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो। सेम टाइम पे अगर मैं बात करूँगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मार्क्स की है इस चीज़ के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ थ्योरी ऑफ मशीन की, तो थ्योरी ऑफ मशीन वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा 4 नंबर का कवर करता है। सेम टाइम पे अगर वाइब्रेशन की बात करूँ तो वाइब्रेशन से आपकी 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है। तो थ्योरी ऑफ मशीन जो रहती है एग्जैक्टली 6 मार्क्स की पूरी कवर करते हैं। मॉस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मॉस सब्जेक्ट है आपका मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, तो उसके अंदर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग 10 या 8 मार्क्स का ये पार्ट कवर करता है आपके गेट एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। और साथ के साथ जो कि आपकी मशीन डिज़ाइन है, क्योंकि जो अपन इंजीनियरिंग के अंदर मशीन डिज़ाइन पढ़ते हैं इतना पार्ट नहीं आता है मशीन डिज़ाइन का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। गेट के एग्जामिनेशन के अंदर बहुत कम चीज़ें आप पूछी जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कि मेरे को कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो साफ साफ देखोगे कि जैसे यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन लिखा हुआ है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का मतलब क्या है कि सिंपल नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सेम टाइम पर टॉप प्रॉब्लम ऐसी होगी कि अगर जैसे मैं आप यहाँ पे एक बुक का नाम लिख रहा हूँ कि अगर आपने मेड इजी की बुक देखी होगी, मेड इजी की बुक,
तो उस मेडी जी की एक फार्मूला वाली बुक आती है, उस फार्मूले के बुक के अंदर आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। इलास्टिक कांस्टेंट जैसे ई के जी आपके 3 कांस्टेंट होते हैं, तो इनके रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉइजन रेशियो म्यू जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है 1 नंबर की या 2 नंबर की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर सर्किल के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप देखोगे कि मोर सर्किल के ऊपर प्रॉब्लम कैसे बन सकती है, मोर सर्किल के ऊपर तो प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर आपकी प्रॉब्लम बनती है। तो उसके अंदर आपके सिंपल डायग्राम दिया होता है या ऑब्लिक प्लेन के ऊपर प्रॉब्लम होती है, तो इसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस पे आपकी प्रॉब्लम पूछी जाएगी। तो सिंपल पार्ट है, ज़्यादा टफ पार्ट है नहीं है। तो सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 2 क्या होता है, सिग्मा एक्स कहाँ पे लग रहा है, सिग्मा बाई कहाँ पे है, सिग्मा नॉर्मल कहाँ पे है, सिग्मा टेंजेंशियल कहाँ पे है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे सिंपल अगर मैं बात बोलूँ तो जो टॉपिक दिया हुआ है आपका थिन सिलेंडर वाला पार्ट, थिक सिलेंडर नहीं है, थिन सिलेंडर की बात हो रही है आपके सिलेबस में, थिन सिलेंडर है। सेम टाइम पे एस एफ डी बी एम डी की प्रॉब्लम आती है, इतनी ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है। ब्रिज का कर्वेचर कहाँ पे होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकलता है, तो टफ प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंपल प्रॉब्लम आती है एस एफ डी बी एम डी के ऊपर। लास्ट ईयर की अगर मैं बोलूँ कि 1989 1989 से लेके आपका 2020 तक के अगर गेट के क्वेश्चन आप देखोगे तो उसके अंदर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा स्टैंडर्ड पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर है, कैसी प्रॉब्लम है। मैं सबसे ज़्यादा फोकस दूंगा कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है उस वाले पार्ट के ऊपर, कि अगर आपको पता है कि मैकेले मेथड के थ्रू या डबल इंटीग्रेशन के थ्रू या फिर जो डिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम्स है मैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर पा रहा हूँ। टॉर्जन के ऊपर प्रॉब्लम पूछी जाती है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं आपको करूँगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। कॉलम एंड स्ट्रक्ट की बात करूँगा तो कॉलम स्ट्रक्ट के ऊपर भी ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम ही आती है, टफ प्रॉब्लम नहीं आती। कि 4 तरीके के आपके कुछ वेरिएशन होते हैं जिसके ऊपर लेंथ ऑफ इफेक्टिव का फॉर्मूला वेरिएशन करता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर मैं आपको यही पार्ट करने के लिए बोलूँगा। 4 नंबर की थ्योरी ऑफ मशीन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से आती है, इतना ज़्यादा पार्ट टफ नहीं है, जिसके अंदर मैं बोलूँगा फोकस कर लो आप जायरोस्कोप के ऊपर, कि जायरोस्कोप अच्छी तरीके से कर लो, और बैलेंसिंग और आपका गवर्नर और फ्लाई व्हील के ऊपर। तो इसके अंदर आपका जो 4 में से, और सॉरी कैम गियर एंड गियर ट्रेन के ऊपर 100% 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है, जिसमें पूछता है आइडियल गियर कहाँ पे होगा, या फिर किसी भी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के ऊपर प्रॉब्लम देगा, सिंपल तरीके से आपकी प्रॉब्लम पूछेगा। फ्लाई व्हील के ऊपर जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है आपकी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कि कितना आपका एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके ऊपर। बैलेंसिंग के ऊपर जैसे कि आपको पता है हंटिंग क्या होता है, सेम स्वेइंग कपल क्या होता है, या ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, उसके ऊपर प्रॉब्लम रहती है। तो ये पार्ट आप कर सकते हो। वाइब्रेशन तो आपको पता ही कि अपने सिलेबस के अंदर से सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वाइब्रेशन है, जो पूरा प्रॉपर अपन जो पढ़ते हैं आपकी एस एस रतन की बुक के अंदर से, वो पूरा वाइब्रेशन नहीं है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है, या फिर मल्टी डिग्री नहीं है, सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ वाइब्रेशन है, जिसके अंदर आपको अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में मैं फोकस करने के लिए बोलूँगा। कि अगर आप वाइब्रेशन कर रहे हो तो अनडैम्प्ड वाइब्रेशन करके जाओ, तो 100% 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हो वाइब्रेशन के अंदर। मशीन डिज़ाइन के अंदर अगर मैं बोलना चाहूँ आपको कि मशीन डिज़ाइन की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर अगर आप सिंपल फोकस कर लो, जो कुछ टॉपिक्स है अच्छे तरीके से, जैसे मैं बोलूँगा सिंपल टॉपिक है ब्रेक एंड क्लच हो गया आपका, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स हैं, जो कि आपको डेटा हैंडबुक देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपका डेटा सामने लिखा होगा, आप डायरेक्ट उस डेटा को पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप रिवर्टेड जॉइंट को करो, क्योंकि रिवर्टेड जॉइंट की प्रॉब्लम सिंपल होती है पर बहुत कम प्रॉब्लम देखने को मिली है, पर बेल्डेड जॉइंट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई है एग्जाम के अंदर, तो आप बेल्डेड जॉइंट की प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सकते हो। सेम टाइम पे फटीग स्ट्रेंथ यहाँ पे एस एन कर्व या एस एन डायग्राम की प्रॉब्लम्स आती है। सोडरबर्ग नंबर जो कि आपकी बेरिंग्स के अंदर पूछा था, तो उसका रिलेशन है यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑफ बेरिंग से। तो एस एन डायग्राम आप रोलिंग बेरिंग और स्लाइडिंग बेरिंग के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हो। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड द थर्मल साइंस। देखो आपने बोला होगा कि मैंने मैकेनिक्स के लिए क्यों नहीं बोला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 नंबर की प्रॉब्लम आती है, और जो प्रॉब्लम आती है वो मतलब आईआईटी जेई एडवांस की प्रॉब्लम आती है मैकेनिक्स की। क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि या तो आप कर दोगे सिंपल तरीके से, फ्री बॉडी डायग्राम की प्रॉब्लम होगी तो कर लोगे, अगर मैं बोलूँ ट्रस एंड फ्रेम्स की प्रॉब्लम होगी तो कर लोगे, वर्चुअल वर्क की प्रॉब्लम होगी,
पर अगर इस टॉपिक से आपकी काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स या रिजिड बॉडी मोशन, मोमेंटम, इम्पल्स, इससे अगर ये प्रॉब्लम पूछी जाती है तो ये आपकी IIT JEE एडवांस वाली प्रॉब्लम होगी, जिसके अंदर आपका डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल या इसके ऊपर आपकी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लास्ट 20 डेज में या 1 मंथ में तैयारी कर रहे हो तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप मैकेनिक्स की तैयारी करो। बात आती है जो कि मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हो, थर्मल साइंस की बात कर रहे हो, तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा हीट एंड मास ट्रांसफर, जो कि 10 मार्क्स की सॉलिड आती है। 10 से 12 मार्क्स भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप 100% एक क्वेश्चन करके जाओ, जो कि होता है आपका हीट एक्सचेंजर, LMTD, लॉग अर्थमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर NTU आपकी, इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ तो 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने 2 मार्क्स उठा सकते हो। और डायरेक्ट नहीं, आपका इफेक्टिवनेस के फॉर्मूले आपको पता है, LMTD के फॉर्मूले पता है, और आपको क्वेश्चन करना आता है, तो आप 100% कर लोगे। उसके बाद में HMT के अंदर दूसरा जो टॉपिक आपको बोलूँगा करने के लिए वो होता है आपका रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन वाला पार्ट है, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, सरफेस व्यू फैक्टर, जो कि 100% क्वेश्चन है, क्योंकि लोग इंजीनियरिंग के अंदर सरफेस फैक्टर के ऊपर, जो सरफेस बीइंग फैक्टर है उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करते हैं, और जो कि इसके ऊपर आती है। जैसे आपको याद होगा F12 क्या होता है, F21 के बराबर होता है, A1 का एरिया लेते हैं, A2 का एरिया लेते हैं। तो सेम टाइम पे इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छी प्रॉब्लम आती है। और एक इसके अंदर आपका शील्ड वाली प्रॉब्लम जो होती है कि 2 शील्ड्स हैं इसके अंदर, मतलब इतना इफेक्टिवनेस है, इसकी इफेक्टिवनेस इतनी, तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम पूछी जाती है गाइज। कंडक्शन की प्रॉब्लम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट सिंपल फोरियर फॉर्मूले के ऊपर आती है। और एक अगर बात करो तो फिन्स के ऊपर आप प्रॉब्लम करके जाओ, तो मैं बोलूंगा कि आप उस HMT वाले, जो कि यहाँ पे दिया है, मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, डायमेंशन, हीट कंडक्शन, रेजिस्टेंस, ये सब सिंपल पार्ट है। एनालॉग, हीट ट्रांसफर, फिन्स, अगर आप यहाँ तक पार्ट करके जा रहे हो तो 100% आप कर लोगे। इतना पार्ट कवर करके जाओगे तो इसमें से आप 50% मार्क्स गेन कर लोगे यहाँ पर। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूंगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम का पोर्शन है वो सबसे, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि कुछ प्रॉब्लम्स को मिला के आता है। लाइक द 1 एंड 2 मार्क्स के अंदर आपको प्रॉब्लम बर्नौली इक्वेशन से मिल जाएगी, जिसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि आपका ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब या वेंचुरी मीटर के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, तो उस पार्ट को कर लो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड द मोमेंटम, जो कि मोमेंटम आपकी जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है आपकी बैंड पाइप वाली, बैंड पाइप वाली पाइप की प्रॉब्लम आपको कुछ याद होगा कुछ इस तरीके से। मैंने गलत स्केच ले ली यहाँ पे, कि बैंड पाइप वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर हम मोमेंटम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, वो उस पार्ट हो गया। सेम टाइम पे फ्लोटिंग बॉडीज़ के अंदर आपकी कुछ जो कंडीशन होती है, जैसे मैंने अभी ऊपर भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप मेडिजी की बुक को रेफर कर रहे हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें फॉर्मूला के रिवाइज करके। थर्मोडायनेमिक्स के पहले जाने से पहले मैं आऊँगा इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर आपका वेपर एंड गैस रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स, मतलब हीट पंप्स अलग पार्ट हो गया। रेफ्रिजरेटर के अंदर सिर्फ आपका एक ही टॉपिक है जो कि वेपर कंप्रेशन वाला, ना आपको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़नी, ना आपको वेपर एब्जॉर्प्शन वाली साइकिल पढ़नी। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, आप देख रहे हो कि आपको वेपर कंप्रेशन पढ़ना है। अगर आपको रैंक डिसाइड, मतलब रैंक लेके आनी है, तो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट देखना आना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द मोस्ट एयर पता होनी चाहिए। साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर प्रॉब्लम कैसे आती है कि आपकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, जहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ कि उसके अंदर आपकी एंथैल्पी कितनी होगी, तो उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट लगभग लगभग अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एप्लीकेशंस के ऊपर जा रहे हो तो लगभग 4 मार्क्स कवर कर लेता है RAC के अंदर। IC इंजन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर की प्रॉब्लम आपकी कहीं नहीं जाती, और सिर्फ एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल है, ना लेनोर साइकिल है, ना स्टाइलिंग साइकिल है, ना कोई सी भी साइकिल नहीं है, बस आपकी 3 जो स्टैंडर्ड साइकिल है उनके ऊपर फोकस करना है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपने वेपर कंप्रेशन साइकिल को अच्छे तरीके से किया है, तो यहाँ पे जो पावर इंजीनियरिंग के अंदर आप देख रहे हो कि कंप्रेशर की जो आपकी रीजनरेटिव, रीहीटिंग और इंटरकूलिंग वाला जो पार्ट रहता है, उस साइकिल के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया तो आप यहाँ से पूरे के पूरे, जो कि मैं पार्ट बोल रहा हूँ, कि 6 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब देखो टर्बो मशीनरी की बात कर रहे हैं तो इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन, जो कि आपका फ्लूइड के अंदर वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट नहीं है,
पर इसके जो वेलोसिटी ब्लेड डायग्राम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बनती है वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इम्पल्स, रिएक्शन, प्रिंसिपल, वेलोसिटी डायग्राम, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस एंड कैप्लन टर्बाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पार्ट। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको थर्मोडायनेमिक्स को करने के लिए, कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ी चीज़ है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो सीधे के सीधे, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं है तो जो पीके नाग की जो बुक आती है उसी की ही प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा हाइयर वेरिएंट आता है। सिंपल 1-2 मार्क्स की प्रॉब्लम आपको स्टडी स्टेट इक्वेशन से मिल जाएगी, पर मैं नहीं सजेस्ट करूँगा फिर भी, आप अगर लास्ट 20 या 30 डेज में तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो। नेक्स्ट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जो कि 20 से 25 मार्क्स को कवर करता है, जो कि इंजीनियरिंग के अंदर इंसान सिर्फ ये समझता है कि इस पार्ट से तो थ्योरी आएगी, जो कि गलत है बहुत। इस पार्ट से क्या चीज़ आती है वो मैं आपको समझाऊंगा और आप इस चीज़ से 100% 10 to 12 मार्क्स कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आऊँगा कि अगर मैं इस पार्ट को करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ को ना करूँ। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स को आप बिल्कुल छुए भी नहीं, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम एग्जाम में 0 मार्क्स से 1 मार्क्स के बीच में ही आती है। 0 मार्क्स या 1 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स के लिए आप पूरी मटेरियल साइंस को पढ़ो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे मशीनिंग एंड मशीनिंग टूल ऑपरेशंस को पढ़ें, जो कि आपका मेटल कटिंग भी बोलते हैं बहुत जगह पे। मर्चेंट सर्किल की प्रॉब्लम्स आती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे दिया है सिंगल एंड द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की प्रॉब्लम है। ज्योमेट्री, मटेरियल, टूल लाइफ, टूल बियर, टेलर फॉर्मूले के ऊपर है। इकोनॉमिक्स जो कि आपकी कॉस्ट निकालने वाली है। प्रिंसिपल ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स जो कि आपकी होल्डिंग जिंग, इसके ऊपर आपकी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके ऊपर 100% 4 मार्क्स की प्रॉब्लम यहाँ से आती है। फोकस करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। कास्टिंग के अंदर आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, जो तैयारी करने वाले बंदे उनको पता होता है, सॉलिडिफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। समझ रहे हो सॉलिडिफिकेशन मतलब कि हाउ कितना आपने पोरिंग मटेरियल उसके अंदर डाला है, कितना पोरिंग मटेरियल्स आपका कितने दिन में सॉलिडिफाई होगा, श्रिंकल अलाउंसेस कितने होंगे, मशीनिंग अलाउंस कितने होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन ड्राइंग, शेयरिंग, डीप ड्राइंग एंड बेंडिंग, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो थ्योरी तो आप भूल जाना है, कास्टिंग के ऊपर थ्योरी होती है, 1 मार्क्स की प्रॉब्लम होती है, पर जो 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है कास्टिंग से वो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है। बेल्डिंग 2 मार्क्स की रहती है। बेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, एब्रेसिव, बेल्डिंग की भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप में से किसी ने कोचिंग कर रखी होगी तो 100% पता होगा। यहाँ देख रहे हो 2 मार्क्स की सीधे सीधे प्रॉब्लम्स आती है। तो आप देखोगे कि 2 to 4 8 मार्क्स तो आपकी कास्टिंग और आपकी मेटल कटिंग ने ही कवर कर लिया है। सेम टाइम पे अगर मैं बात करूँ आपकी कि ऑपरेशन रिसर्च, सबको पता होगा ऑपरेशन रिसर्च कितना बड़ा सब्जेक्ट था, पर गेट के अंदर इतना नहीं आता। पर लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपका जो प्रॉब्लम है ग्राफिकल मेथड हो गया, उस मेथड के ऊपर 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है। सिंप्लेक्स मेथड है, बिग एम मेथड और फलाना ढिकाना मेथड नहीं है। तो सिंप्लेक्स मेथड अच्छे से करके ना 2 मार्क्स कवर करते हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है, असाइनमेंट की प्रॉब्लम आती है, 100% प्रॉब्लम आती है। और जो आपका ऑपरेशन रिसर्च है वो 6 मार्क्स कवर करता है अपने। अगर मैं लास्ट ईयर के सारे पेपर्स को देखूंगा वो पर्ट सीपीएम की प्रॉब्लम आप करके ही जाएं, जिसके अंदर क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं, 100% आप यहाँ पे मार्क्स निकाल सकते हो। इन्वेंट्री के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, आप लोगों ने अगर ऑपरेशन रिसर्च पढ़ी है तो 100% आप कर सकते हो, इसमें कोई दोहराया नहीं है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम के कुछ फॉर्मूले, जी कोड, एम कोड, उसके ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 100%। मेट्रोलॉजी की बात करूंगा तो इसके अंदर आपकी फिट्स, आपकी टॉलरेंस, आपकी मतलब इतने टॉपिक्स हैं कि गो गेज, नो गो गेज, इसके ऊपर आपकी शाफ्ट या फिर आपकी मतलब शाफ्ट एंड होल, उसकी जो टॉलरेंसेस कैसे निकालते हैं, आई जे के एल, उनकी एक चार्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है, आई इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर 100% 2 मार्क्स टू 4 मार्क्स की प्रॉब्लम्स रहती है गाइज। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस अभी मैंने आपको बताया ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए था, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ। मैंने 4 बार गेट निकाला हुआ है। और क्योंकि प्रिपरेशन देखो 20 डेज में हो नहीं सकती, क्योंकि जो बंदे होते हैं, आप कब जब जाते हो या दिल्ली में रहते हो या कहीं और भी रहते हो, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो लोग बाग सुबह से शाम तक कोचिंग्स में रहते हैं और उसके बाद रात को 12-12, 1-1 या 2-2 बजे तक तैयारी करते हैं। ऐसे हम लोगों के साथ था। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, जो फाइनल ईयर के अंदर होते हैं, जैसे उनको गेट क्रैक करना होता है फॉर द एमटेक के लिए।
पर मैं उनको बोलूँगा कि गाइस ये सारी जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको अगर आप 20 डेज़ में शेड्यूल बना के प्रॉपरली पढ़ोगे तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि आपके 40 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि कट ऑफ है कि वो 35 प्लस या 30 प्लस ही जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रेंथ अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले 4 सालों के अंदर स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी, क्योंकि CS के बंदे हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले इतने बंदे हैं, वो उनकी कैपेसिटी या उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बंदों की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। बट नो इशू, अभी आप फोकस कर सकते हो जो मैंने टॉपिक बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।